नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए क्लास को ओपन करते हैं प्रारंभ। और लास्ट टाइम अपना एक मेजर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था, एक बड़ा बिंदु पूरा हो गया था जिसके अपने को क्वेश्चन देखने हैं। अभी हम उसी से रिलेटेड विषय निर्माण विधि जो है वो करेंगे। जैसे ही अपना विषय निर्माण विधि कंप्लीट हो जाएगा, आज और कल 2 दिन में हो जाएगा ये कंप्लीट। तो जैसे ही विषय निर्माण विधि कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इस ज्ञान जगत, विषय, विषय के प्रकार और विषय निर्माण, इन सभी के बारे में जो है वो प्रश्नों का एक सेशन अपन रखेंगे, एमसीक्यूज का। ठीक है, चलिए विषय निर्माण विधि हेडिंग लगाइए। विषय निर्माण विधि। विषय निर्माण विधि की बात करते हैं। विषय निर्माण विधि क्या है? देखिए, जब विषय निर्माण विधि की बात आती है, अभी अपन ने विषयों के प्रकार देखे, कौन कौन से विषय होते हैं। फिर हमने जो ज्ञान जगत है उसके विकास के जो क्रम हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब विषय निर्माण विधि की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विषय निर्माण हेतु जो व्यवस्थित अध्ययन जो है, ये व्यवस्थित अध्ययन करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले साथियों, विषय निर्माण का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास जो है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के द्वारा सन 1950 में किया गया था। और रंगनाथन साहब ने इस विषय निर्माण की जो विधि है, इस विषय निर्माण की विधि में 4 विधियों का इन्होंने उल्लेख किया। 4 विधियों के बारे में इन्होंने बताया। एक है शिथिल समुच्चय विधि। विषय निर्माण की दूसरी जो विधि इन्होंने बताई, दूसरी जो पद्धति इन्होंने बताई वो है पटलीकरण, लेमिनेशन। एक पद्धति इन्होंने विषय निर्माण की बताई विच्छेदन, बोले तो डिसेक्शन। और एक पद्धति का जो नाम है वो बताया इन्होंने अनाच्छादन, बोले तो डिन्यूटेशन। ठीक है, तो ये 4 पद्धतियां जो है वो विषय निर्माण के लिए रंगनाथन साहब ने बताई। ठीक है, इसके बाद रंगनाथन साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, 4 पद्धतियां देने के बाद, भाई ये चारों पद्धतियां कब दे दी थी? 1950 में। तो 1950 में चारों पद्धतियां, विषय निर्माण की 4 पद्धतियां बताने के बाद इन्होंने क्या किया, 1960 में, 1950 के बाद 1960 में इन्होंने 2 पद्धतियां और बताई। बाद में 4 बता दी थी 1950 में, शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। और इसके बाद 1960 में इन्होंने 2 पद्धतियां और बताई, जिसमें एक थी आसवन और एक पद्धति थी विलियन, यानी डिस्टिलेशन और फ्यूजन। ये 2 पद्धतियां इन्होंने और बताई। एक एक की हम डिटेल करेंगे। शिथिल समुच्चय क्या है, पटलीकरण क्या है, विच्छेदन क्या है, अनाच्छेदन क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जो अपन ने चर्चा की है इसको अपन थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो विषय निर्माण विधि हेडिंग लगाएंगे, मुख्य हेडिंग है, और इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए विषय निर्माण हेतु, नोट कीजिए साथियों, विषय निर्माण हेतु सर्वप्रथम विषय निर्माण हेतु सर्वप्रथम जो व्यवस्थित अध्ययन है, ये व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किसने किया? तो विषय निर्माण हेतु सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन करने का, विषय निर्माण हेतु सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास, व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास डॉक्टर एस.आर. सयाली रामामृत रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा, एस.आर. रंगनाथन द्वारा सन 1950 में किया गया। सन 1950 में किया गया, सन 1950 में किया गया। तो विषय निर्माण के लिए
सर्वप्रथम या सबसे पहले जो व्यवस्थित अध्ययन करने वाले थे वो थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1950 में। इन्होंने विषय निर्माण की 4 पद्धतियों के बारे में बताया। अगली बात लिखें, रंगनाथन साहब ने विषय निर्माण की रंगनाथन साहब ने विषय निर्माण की 4 पद्धतियों के बारे में 4 पद्धतियों के बारे में रंगनाथन साहब ने विषय निर्माण की 4 पद्धतियों के बारे में बताया। 4 पद्धतियों के बारे में बताया। कौन कौन सी? एक शिथिल समुच्चय, एक पद्धति का नाम रखा शिथिल समुच्चय। एक पद्धति का नाम क्या रखा इन्होंने? शिथिल समुच्चय रखा। दूसरी पद्धति का नाम इन्होंने रखा दोस्तों पटलीकरण, लैमिनेशन, पटलीकरण। तीसरी पद्धति का इन्होंने नाम रखा विच्छेदन और चौथी का रखा अनाच्छादन। विच्छेदन और अगली जो पद्धति थी वो थी अनाच्छादन। अनाच्छादन को इंग्लिश में कहेंगे डिन्यूडेशन। ये 4 पद्धतियां जो है वो एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा बताई गई। ठीक है, नोट करो, इन चारों नामों को नोट कर लीजिए। चारों नाम नोट कर लीजिए। रंगनाथन साहब ने विषय निर्माण की 4 पद्धतियों के बारे में बताया। शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन, अनाच्छादन। इंग्लिश चाहें तो लिख सकते हैं आप इनकी। शिथिल समुच्चय को कहते हैं लूज असेंबलेज, लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज। पटलीकरण को कहते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन। विच्छेदन को कहते हैं डिसेक्शन। डिसेक्शन। और अनाच्छादन जो है, इस अनाच्छादन को कहते हैं डिन्यूडेशन। 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 तो ये पद्धतियां कब दी गई थी? ये 1950 में दी गई थी विषय निर्माण के लिए एस आर रंगनाथन साहब के द्वारा। लेकिन 1950 के बाद सन 1960 में रंगनाथन साहब ने 2 पद्धतियां और दी, जिसमें एक आसवन थी और एक विलयन थी। यानी एक थी डिस्टिलेशन और एक थी फ्यूजन। तो लिखिए, आगे नोट करेंगे, नोट कीजिए। सन 1950 में सन 1950 में बताई गई 1950 में बताई गई इन पद्धतियों के अलावा सन 1950 में बताई गई इन पद्धतियों के अलावा सन 1960 में सन 1960 में 2 पद्धतियों का निर्माण और किया। ठीक है, सन 1960 में
विषय निर्माण की, विषय निर्माण की पद्धतियों के अलावा सन 1950 में बताई गई इन पद्धतियों के अलावा सन 1960 में विषय निर्माण हेतु, विषय निर्माण हेतु एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन द्वारा दो पद्धतियां, विषय निर्माण हेतु एस आर रंगनाथन द्वारा दो पद्धतियां और बताई गई, या यूं कह दो, दो पद्धतियों का निर्माण और इन्होंने किया। ठीक है, दो पद्धतियां और दी गई, और दी गई। ये दो पद्धतियां, ये दो पद्धतियां निम्न हैं। ये दो पद्धतियां निम्न है। एक है आसवन, आसवन पद्धति। आसवन पद्धति को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिस्टिलेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन। और एक जो दूसरी पद्धति है दोस्तों, उसे कहेंगे विलियन, जिसे फ्यूजन कहेंगे। नंबर 2 विलियन। फ्यूजन, फ्यूजन। क्लियर? तो ये दो पद्धतियां और सन 1960 में जो है वो रंगनाथन साहब के द्वारा दी जाती हैं। बाद में अन्य जो दार्शनिक है वो इनमें और भी संशोधन करते हैं, लेकिन इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो नंबर 1 4 पद्धतियों में से जो पहला नंबर था शिथिल समुच्चय, उसकी बात करते हैं। तो एक शिथिल समुच्चय हो गया, एक पटलीकरण हो गया, विच्छेदन हो गया, अनाच्छादन हो गया। उसके बाद 1960 में आसवन और विलयन दो और दे दी जाती हैं। तो पहली जो पद्धति है शिथिल समुच्चय, इसके बारे में अब हम डिटेल देखने वाले हैं। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो अब चलते हैं मेन बिंदु की ओर, वो है शिथिल समुच्चय की। शिथिल समुच्चय क्या है? बिल्कुल संजय, मैं अच्छा हूं, बिल्कुल। शिथिल समुच्चय, चले आगे बढ़े। इतना अगर नोट कर लिया आपने तो आगे बढ़े। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए शिथिल समुच्चय। विषय निर्माण की पद्धतियों में एस.आर. रंगनाथन ने जो 4 पद्धतियां दी थी, उनमें पहली पद्धति का नाम है शिथिल समुच्चय। तो हेडिंग लगाइए शिथिल समुच्चय। क्या होता है शिथिल समुच्चय, इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, चूंकि हम विषय निर्माण की बात कर रहे हैं, विषय निर्माण की पद्धतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विषय निर्माण की ये जो पद्धति है, शिथिल समुच्चय जो पद्धति है, इस पद्धति में क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो विषय होती हैं, उन विषयों के संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। फिर से सुनिए, मैंने कहा शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय क्या कहता है? तो शिथिल समुच्चय विषय निर्माण की ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो विषय हैं, उनके संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिससे नए जटिल विषयों का निर्माण होता है। यह जो शिथिल समुच्चय पद्धति है, इस पद्धति को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 पद्धतियां कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं बता के गया था संजय आप लोगों को, शायद आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा, बोल के गया था मैं। बिल्कुल अनीता, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो शिथिल समुच्चय में लिखिए विषय निर्माण की इस पद्धति में पहला है शिथिल समुच्चय। शिथिल समुच्चय में नोट कीजिए विषय निर्माण की
विषय निर्माण की इस पद्धति में विषय निर्माण की इस पद्धति में दो या दो से अधिक विषयों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। पद्धति में दो या दो से अधिक विषयों, दो या दो से अधिक विषयों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। दो या दो से अधिक विषयों के संबंधों का अध्ययन करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके फलस्वरूप जटिल विषयों का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप जटिल विषयों का निर्माण होता है। ठीक है, तो विषय निर्माण की ये जो शिथिल समुच्चय पद्धति है, इसमें दो या दो से अधिक विषयों के संबंधों का अध्ययन करते हैं जिससे कि जटिल विषयों का निर्माण करते हैं या जटिल विषयों का निर्माण होता है। और इस पद्धति को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखें, इस पद्धति यानी शिथिल समुच्चय पद्धति को भी, इस पद्धति को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस पद्धति को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इन पर बात करते हैं। एक तो है लूज असेंबलेज काइंड फर्स्ट, यानी कि शिथिल समुच्चय प्रकार 1। पहला कौन सा है? शिथिल समुच्चय प्रकार 1। तो पहले तो नाम लिख लीजिए इनका ताकि अपने को याद रहे। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट। एक तो हो गया ये शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट। एक हो जाता है शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड और एक हो जाता है शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। ये 3 प्रकार हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड। और तीसरा जो प्रकार है वो है शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड और शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। ये 3 प्रकार हैं। अब पहला प्रकार क्या है? हाँ, आज क्वेश्चन लाने वाले थे पिछले चैप्टर के, ये चैप्टर भी उससे रिलेटेड है, इसलिए अनिता ये चैप्टर भी उनके साथ करके और फिर इसके बाद लाएंगे। यानी आज और कल में ये चैप्टर हो जाएगा, मतलब चैप्टर का मतलब उसी में आगे ये बिंदु है, ये होने के बाद अपन लेके आएंगे, क्योंकि उसमें विषय के प्रकार और अब विषय निर्माण, तो बीच बीच में क्या क्वेश्चन विषय निर्माण से संबंधित भी विषय के प्रकार में आ जाते हैं। इसलिए अपन ये वाला कंप्लीट करके कल और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। हो गया?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट में। किसमें बात करते हैं? शिथिल समुच्चय नंबर 1, शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट में क्या है देखो, इसको हम अंतर विषय दशा संबंध भी कहते हैं। पहली बात, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी इसको कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला मैंने? अंतर विषय दशा संबंध भी इसको कहते हैं। तो ये जो इस तरह के दशा संबंध है, इनमें दो या दो से अधिक जो विषय होती हैं, चाहे वो मौलिक या जटिल विषय हो, दो या दो से अधिक विषय, चाहे वो मौलिक विषय हो या जटिल विषय हो, उनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, इस कारण इसे इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। आप सीधा सीधा ये समझिए कि शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट क्या है। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। अंतर विषय दशा संबंध का मतलब हो गया अंतर विषय, यानी अलग अलग विषयों के बीच में संबंध। और हम ये कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक विषय, चाहे वो मौलिक विषय हो, बता चुका आपको मौलिक विषय, चाहे वो जटिल विषय हो, इन मौलिक विषय या जटिल विषय जो दो या दो से अधिक हैं, इनके संबंधों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहते हैं, अंतरदशा संबंध कहते हैं। और इस अंतरदशा संबंध या यूं कहिए कि शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। अब पहले सिंपल भाषा में इसको लिखो। पहली बात तो लिखो, इसे अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं, ये बात लिखो। इसे मतलब शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को इसे अंतर विषय, इसे अंतर विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। होता क्या है इसमें? इस तरह का जो दशा संबंध, इसमें दो या दो से अधिक जो विषय होते हैं, वो विषय चाहे मौलिक हो और चाहे वो जटिल हो, उन विषयों का जो संबंध का अध्ययन है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो लिखो, इस दशा संबंध के अंतर्गत, इस दशा संबंध के अंतर्गत, इस दशा संबंध के अंतर्गत दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मौलिक विषय या जटिल विषय, दो या दो से अधिक मौलिक विषय, मौलिक विषय या जटिल विषय, मौलिक विषय या जटिल विषयों का, या जटिल विषयों का आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। या यूं कह दो, जटिल विषयों के संबंधों का। किन विषयों में आपस में क्या संबंध है? संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये अध्ययन किया जाता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। इस कारण ही इसे अंतर विषय दशा संबंध, अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं।
इस कारण इसे अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। अच्छा, येलो कलर का प्रयोग नहीं करें, ओके, दूसरा व्हाइट कर लेंगे, ठीक है बनवारी, ये भंवर। चलिए, तो देखिए, अंतर विषय संबंध, शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। और इस दशा संबंध में दो या दो से ज्यादा कौन से विषय, चाहे मौलिक विषय हो चाहे जटिल विषय हो, इनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इनके संबंधों का अध्ययन करने के कारण इसे अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। ठीक है, और ऐसे संबंध कौन से, अंतर विषय दशा संबंध जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। तो आप लिख सकते हैं या तो कि शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट या अंतर विषय दशा संबंध 6 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, ये अंतर विषय, ये अंतर विषय दशा संबंध, ये अंतर विषय दशा संबंध 6 प्रकार के होते हैं। ये अंतर विषय दशा संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से, देखिए देखो, एक बार वापस से मुख्य धारा में आओ। मैंने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं विषय निर्माण की, और विषय निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले विषय निर्माण का सुसंगत अध्ययन करने का जो प्रयास किया, ये किया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 में। और 1950 में विषय निर्माण का सुसंगत अध्ययन करने के बाद इन्होंने 4 पद्धतियां दी। 4 पद्धतियों में हमने बात की, एक तो शिथिल समुच्चय हो गई, दूसरी जो पद्धति थी वो थी पटलीकरण, तीसरी थी विच्छेदन, और चौथी पद्धति थी अनाच्छादन। इसके बाद सन 1960 में पुनः रंगनाथन साहब के द्वारा जो है 2 और पद्धतियां दी जाती हैं, आसवन और विलयन। इतनी अपन ने बात करके सबसे पहली पद्धति जो थी शिथिल समुच्चय, इस शिथिल समुच्चय पद्धति की हम बात करना प्रारंभ करते हैं। और हमने शिथिल समुच्चय पद्धति की परिभाषा में पढ़ा कि विषय निर्माण की ऐसी पद्धति या ये पद्धति जो भी कहो भाई, शिथिल समुच्चय पद्धति में हमने कहा कि विषय निर्माण की इस पद्धति में 2 या 2 से अधिक विषयों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर इसको भी 3 भागों में बांट दिया, शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड, शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। हमने सबसे पहले चर्चा प्रारंभ की शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट की। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को हमने कहा अंतरदशा संबंध। अंतरदशा संबंध इसलिए कहा क्योंकि इस प्रकार के संबंध में हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से अधिक मौलिक विषय या जटिल विषयों के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। इस कारण इसको अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। और इस प्रकार का जो अंतर विषय दशा संबंध होता है, इसको पुनः कितने प्रकारों में, 6 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए। तो 6 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला प्रकार है सामान्य संबंध। नाम लिखने इनके पहले। पहला प्रकार है दोस्तों सामान्य संबंध। सामान्य संबंध, पहला प्रकार है सामान्य संबंध, जनरल रिलेशन। ठीक है। दूसरा है झुकावात्मक संबंध। दूसरा संबंध कौन सा है, झुकावात्मक संबंध। दूसरा प्रकार है झुकावात्मक संबंध। और झुकावात्मक संबंध को हम कहते हैं बाइस, BIAS, बाइस रिलेशन। एक होता है तुलनात्मक संबंध विषयों के मध्य, तुलनात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध। एक होता है विभेदात्मक संबंध, विभेदात्मक संबंध। विभेदात्मक जो संबंध होता है इसे डिफरेंस रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस रिलेशन। एक होता है प्रभावात्मक संबंध, इन्फ्लुएंस रिलेशन। प्रभावात्मक संबंध, इन्फ्लुएंस, प्रभावात्मक संबंध।
प्रभावात्मक संबंध। और एक जो संबंध है उसे हम कहते हैं कौन सा? उपकरण सूचक संबंध, टूल रिलेशन। ठीक है, उपकरण सूचक संबंध, उपकरण सूचक संबंध, इंग्लिश में इसको टूल रिलेशन कहते हैं। और ये जो सीसी है, कोलन क्लासिफिकेशन है, उसके 7वें संस्करण से जो है वो लिया गया है। ठीक है, चाहो तो इसमें लिख दो सीसी के 7वें संस्करण से, 7वें संस्करण से। और मैंने आपको सीसी के 7 संस्करण जो है उन सातों की जो है वो डेट जो है वो मैंने आपको बता दी थी, ईयर्स आपको बता दी थी। ठीक है, नोट कीजिए। देखो, ये हो गया अपना पहला, कौन? शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट। शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को अंतर विषय दशा संबंध कहते हैं। अंतर विषय का मतलब हो गया दो अलग अलग विषयों के बीच में संबंध, चाहे वो जटिल विषय हो और चाहे वो कैसी विषय हो, चाहे वो मौलिक विषय हो। तो जटिल विषय या मौलिक विषयों के मध्य जो संबंध का अध्ययन है वही कहलाता है अंतरदशा संबंध। अंतरदशा संबंध 6 प्रकार का बताया इन्होंने कि अलग अलग प्रकार के विषयों के बीच में जो संबंध देखते हैं वो या तो सामान्य संबंध हो सकता है, या झुकावात्मक संबंध हो सकता है, कोई विषय किसी की तरफ झुकी हुई है, या दोनों के बीच तुलनात्मक संबंध हो सकता है, या विभेदात्मक संबंध हो सकता है। ठीक है, बोले तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इससे संबंधित संबंध हो सकता है, या प्रभाव किसका अधिक है वो प्रभावात्मक संबंध हो सकता है, या उपकरण सूचक संबंध हो सकता है, टूल रिलेशन हो सकता है। ये उपकरण सूचक संबंध जो है वो सीसी के 7वें संस्करण से लिया गया। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है नंबर 2, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड। नंबर 2 लिखिए, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड। शिथिल समुच्चय, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड। शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड की बात करें तो देखिए हमने शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट को अंतर विषय दशा संबंध का, अंतर विषय का मतलब हो गया दो अलग अलग विषयों के बीच में संबंध, लेकिन इसे हम कहते हैं अंतर दशा पक्ष संबंध। अंतर दशा पक्ष संबंध का मतलब हो गया कि विषय एक ही है और इस विषय एक ही विषय के दो अलग अलग फैक्ट जो हैं, पक्ष जो हैं, उनके बीच में जो संबंध का अध्ययन है वो कहलाता है अंतर दशा पक्ष संबंध। क्या कहा मैंने कि हमने जब शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट में बात की तो उसको हमने अंतर दशा विषय संबंध का, अंतर दशा विषय संबंध इसलिए कहा क्योंकि उसमें अलग अलग विषयों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन शिथिल समुच्चय प्रकार द्वितीय को अंतरदशा पक्ष संबंध कहते हैं। अंतरदशा पक्ष संबंध का मतलब हो गया कि विषय एक है और उस एक ही विषय के अलग अलग पक्षों के मध्य हम क्या कर रहे हैं, संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, और एक ही विषय के अलग अलग पक्षों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने के कारण इसे इंटरफेक्ट्स फेज रिलेशन या अंतर दशा पक्ष संबंध कहते हैं। और यह भी कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। तो परिभाषा आपको मुख्य रूप से पता होनी चाहिए क्योंकि वो सिंपल बात पूछेगा सीधा परिभाषा पे। तो लिखो, इसे, पहली बात ये लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे अंतर दशा, इसे अंतर दशा पक्ष संबंध, अंतरदशा पक्ष संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंतरदशा
पक्ष संबंध इसको कहते हैं। होता क्या इसमें, इस तरह के संबंध के अंतर्गत क्या होता है, तो इस तरह के संबंध के अंतर्गत एक ही विषय के दो अलग अलग पक्षों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखो, इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में एक ही विषय के दो अलग अलग, एक ही विषय के दो अलग अलग पक्षों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक ही विषय के अलग अलग पक्षों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इस कारण इसे अंतरदशा पक्ष संबंध कहते हैं। इस कारण, क्योंकि अलग अलग पक्षों के मध्य अध्ययन किया जाता है ना संबंधों का, इस कारण इसे अंतरदशा पक्ष संबंध कहते हैं। इसे अंतरदशा पक्ष संबंध कहते हैं। ये भी कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, वही 6 प्रकार का। तो लिखो प्रकार, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड या अंतरदशा पक्ष संबंध के प्रकार लिख दो। यह समुच्चय या संबंध, ठीक है, यह संबंध भी 6 प्रकार का होता है। यह संबंध भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो नंबर 1 वही सामान्य संबंध। दूसरा जो प्रकार है वो है झुकावात्मक संबंध, वही सेम झुकावात्मक संबंध। और तीसरा जो प्रकार है साथियों वो है कौन सा, तुलनात्मक संबंध। अभी बात की थी अपन ने कौन सा, तुलनात्मक संबंध। तुलनात्मक, विषयों के पक्षों के मध्य तुलना हो तो तुलनात्मक संबंध। तुलनात्मक संबंध के बाद में नंबर 4 आता है विभेदात्मक, जिसे कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस रिलेशन कहते हैं। तो विभेदात्मक संबंध नंबर 4, विभेदात्मक संबंध कहते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंस रिलेशन कहते हैं। और एक है प्रभावात्मक संबंध। कौन सा है, प्रभावात्मक। और एक वही उपकरण सूची संबंध। प्रभावात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध। और एक कौन सा होता है, तो एक होता है अपना उपकरण सूचक संबंध, टूल रिलेशन। ठीक है, कहां से लिया गया, सीसी के 7वें संस्करण से। उपकरण सूचक संबंध सेम वही, उपकरण सूचक संबंध, सीसी के 7वें संस्करण से, कॉलन क्लासिफिकेशन के। तो पहला जो था ना, देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहा कि हमने जो सबसे पहला पढ़ा, पहला कौन सा, जिसमें हमने कहा शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, उसको हमने कहा अंतर विषय दशा संबंध, यानी अलग अलग विषयों के बीच में संबंधों का अध्ययन, चाहे वो जटिल विषय हो, चाहे वो कैसी हो, सामान्य हो या विशेष प्रकार की हो। ठीक है, यही तो हमने कहा यहां पर कि चाहे वो जटिल हो चाहे सामान्य हो, यानी कि मौलिक विषय हो, इनके बीच में संबंध।
दूसरा हमने कहा शिथिल समुच्चय प्रकार 2, इसको हमने कहा अंतर दशा पक्ष संबंध, यानी एक विषय के दो अलग अलग पक्षों के मध्य संबंध का अध्ययन करना। ये भी 6 प्रकार के, वही कौन कौन से? सामान्य संबंध, झुकावात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, विभेदात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध और एक उपकरण सूचक संबंध, जिसको टूल रिलेशन कहते हैं। सीसी के 7वें संस्करण से लिया गया है। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है, वो आता है साथियों शिथिल समुच्चय प्रकार 3। पहले इतना नोट कर लो। देखो तीनों बड़े सिंपल हैं। अभी जब ये तीसरा प्रकार करवाने के बाद में जब समराइजेशन बताऊंगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। हो गया? चलिए तीसरा लिखेंगे। शिथिल तीसरा लिखिए शिथिल समुच्चय प्रकार 3। शिथिल समुच्चय प्रकार 3, लूज असेंबलेज काइंड 3, जिसे अंतर पंक्ति दशा संबंध भी कहते हैं। अंतर पंक्ति दशा संबंध लिखो इसे, अंतर पंक्ति दशा संबंध भी कहते हैं। अंतर पंक्ति दशा संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतर पंक्ति दशा संबंध भी कहते हैं। ठीक है, समझिए। हमने प्रकार फर्स्ट में कहा अंतर विषय दशा संबंध, अलग अलग विषयों के मध्य संबंध का अध्ययन। फिर शिथिल समुच्चय प्रकार 2 को हमने कहा, ठीक है, दूसरे को हमने क्या कहा इसके बाद? तो शिथिल समुच्चय प्रकार 2 को हमने क्या कहा दोस्तों? इसे हमने कहा अंतर दशा पक्ष संबंध। पक्ष संबंध में हमने ये कहा कि एक ही विषय के अलग अलग पक्षों के मध्य संबंध। और तीसरा जो प्रकार है शिथिल समुच्चय प्रकार 3, इसे हम कहते हैं अंतर पंक्ति दशा संबंध। यह कहता है कि एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो अलग अलग पंक्तियों के बीच संबंध। क्या कहता है ये? कि इस तरह के दशा संबंध में एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो या दो से अधिक जो एकल हैं पंक्तियां हैं, उनके बीच में जो संबंध का अध्ययन है वो इंटर एरी फेज रिलेशन कहलाता है, अंतर पंक्ति दशा संबंध कहलाता है। मैं लिखता हूं, आपको और याद हो जाएगा। लिखो, इस प्रकार के संबंध में एक ही विषय के एक ही पक्ष के एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो या दो से अधिक एकल या पंक्तियों, दो या दो से अधिक एकल या पंक्तियों के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतर पंक्ति दशा संबंध। अंतर पंक्ति दशा
संबंध कहलाता है। ठीक है, और ये भी कितने प्रकार का होता है, ये भी 6 प्रकार का होता है। तो बार बार नाम लिखने से मतलब नहीं है, आप लिख दो ये है, ये भी 6 प्रकार का होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए से बी सी डी ई एफ, ए से एफ तक उपरोक्त वर्णित। उपरोक्त वर्णित मतलब जो ऊपर अपन ने नाम लिख दिया ना, वही नाम। ए से एफ तक नाम उपरोक्त वर्णित है। कौन कौन से? सामान्य संबंध, झुकावात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, विविधात्मक संबंध और उपकरण सूचक संबंध, जो सीसी के 7वें संस्करण से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले अपन ने शिथिल समुच्चय की बात की। तो एक सेकंड में मैं आपको समराइजेशन करा देता हूं, काइंड फर्स्ट का है या काइंड सेकंड का, कैसे पता चलेगा? सुनिए, सबके प्रकार सेम है, इसका मतलब शिथिल समुच्चय के सभी प्रकारों के जो ये सब टाइप्स है ये सेम है। कौन कौन से? जो भी मैंने आपको बताए, सामान्य संबंध, ठीक है, झुकावात्मक संबंध, प्रभावात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध, विविधात्मक संबंध और उपकरण सूचक संबंध। प्रकार कैसे चलेगा? प्रकार का पता कैसे चलेगा कि शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है? तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं लाइन में होगा कि दो अलग अलग विषयों के मध्य संबंध का अध्ययन करवा रहा है, तब तो शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट होगा, जिसे अंतर विषय दशा संबंध कहेंगे। अगर एक ही विषय के दो अलग अलग पक्षों के मध्य संबंध की बात कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे अंतर दशा पक्ष संबंध। क्या कहेंगे इसको? अंतर दशा पक्ष संबंध। अगर एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो या दो से अधिक एकलों या पंक्तियों के मध्य अध्ययन की बात कर रहा है तो इसे हम कहेंगे अंतर पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, ये 3 बातें याद रखनी है, बाकी इनके उदाहरण सेम है। सामान्य संबंध, झुकावात्मक संबंध, तुलना करेंगे, तुलनात्मक, विवेदात्मक मतलब डिफरेंस देखेंगे, विवेदात्मक, फिर इन्फ्लुएंस देखेंगे यानी प्रभावात्मक, और नंबर 6 उपकरण सूचक संबंध, टूल रिलेशन। ठीक है, चलिए बाकी जब ये यूनिट कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये बिंदु अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको प्रश्न लेके आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।